हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय शिखा शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग करेंगे। तो इस चैप्टर के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगी मैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, गतिशील का मतलब क्या है कि समय के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, इस कथन की पुष्टि उन विभिन्न साक्ष्यों उदाहरणों के आधार पर कीजिए जो इसके रचना काल से लेकर आधुनिक काल, मतलब जब रचना हुई थी, जब महाभारत लिखा गया था, और आधुनिक काल क्या अभी का टाइम तक इसके विकास को दर्शाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है ये वाला, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। महाभारत को केवल एक प्राचीन महाकाव्य या मृत ग्रंथ नहीं माना जा सकता। इसका मतलब क्या है कि प्राचीन महाकाव्य या मतलब मरा हुआ ग्रंथ नहीं है। ठीक है, ये समय के साथ बढ़ता जा रहा है। ये एक संस्कृति का एक जीवंत और गतिशील, मतलब समय के साथ बढ़ता जा रहा है और जिंदा है आज भी। इसके गतिशील होने के मुख्य कारण है, गतिशील मतलब कि ये इतना मतलब आज तक क्यों है। ठीक है, पहला तो है विकास और रचना का लंबा कालखंड की, ये मतलब काफ़ी एक लाख है इसमें चीज़ें। महाभारत की रचना किसी एक निश्चित समय में या किसी एक लेखक द्वारा नहीं हुई, कि मतलब किसी एक लेखक ने, जैसे होता है ना एक ऑथर एक बुक लिखता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, किसी एक निश्चित मतलब कंफर्म कोई टाइम ही नहीं है। ठीक है, और एक लेखक नहीं है, काफ़ी लोग लगे हैं। इसकी मूल कथा पाठ सारथियों सूतों द्वारा मौखिक रूप से शुरू हुई थी, मतलब बोलचाल मौखिक रूप बोलना होता है, जिसकी बाद में ने लिपिबद्ध किया, मतलब लिपियों में करा। लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष इसको लग गए बनते बनते, है ना। इसमें नए नए अध्याय आए, नए नए चैप्टर्स आते गए। ठीक है, श्लोक आए, सामाजिक उपदेश जुड़ते चले गए कि समाज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिससे इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई। कि कितने श्लोक हैं? 1 लाख से अधिक है। अनेक भाषा और लिपियों में अनुवाद। ये नहीं है कि महाभारत में अभी यहाँ पे संस्कृत लिखा है तो संस्कृति में ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तमिल में है, बंगाली में है, मराठी में, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे गए। ठीक है, जब अलग अलग जगह है उस पर गए तो अलग अलग भाषाएं भी है। भाषाओं में भी इन्हें ट्रांसलेट नहीं करते। जैसे कोई बुक है आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी इंग्लिश बुक होती है जिसे हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, वैसे नहीं है। भाषाओं के इस बदलाव के कारण समाज के हर वर्ग तक इसकी पहुंच आसान हो गई कि हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ सकता है। ये नहीं है कि किसी जिसको संस्कृत नहीं आती वो व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता, हर व्यक्ति पढ़ सकते थे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में लिपिबद्ध हो गया था और लोगों ने इसे अपनी स्थानीय संस्कृति के रंग में डाल दिया, कि संस्कृति के उसमें ढंग में डाल दिया। एक मिनट। क्षेत्रीय प्रभेदों और कहानियों का समावेश। महाभारत में काफ़ी हद तक कहानियाँ ही है। उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित स्थानीय लोक कथाओं, ठीक है, सामाजिक परंपरा और मिथकों को भी इस वाक्य में शामिल किया गया है, कि मतलब लोक कथाएं भी है। ठीक है, जो कथाएं वगैरह होती थी, है ना, समाज में क्या क्या परंपरा है। ठीक है, मिथकों, कौन कौन से मिथ होते थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया है। जब विद्वानों ने इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया तो पाया कि मूल कथा के साथ साथ हजारों ऐसे क्षेत्रीय बदलाव थे जो अलग अलग पांडुलिपियों में दर्ज थे, कि मतलब क्षेत्रीय बदलाव भी इसमें दिए गए हैं जो इसकी गतिशीलता को साबित करते हैं कि समय के साथ बदलाव भी हुआ। ये नहीं है कि महाभारत जो इस टाइम पे, जैसे हमने एक बुक लिख दी, ठीक है, अब समय के साथ क्या होगा, इसके अंदर बदलाव, क्योंकि 1 लाख से अधिक तो चीज़ें हैं, है ना। 1000 साल इसको बनते बनते लग गए, तो ज़रूरी थोड़ी है पहले के टाइम की चीज़ें जो लोग मान रहे थे वो आज के टाइम के लोग माने। ठीक है, तो इसमें क्या हो, काफ़ी हद तक बदलाव भी होते रहते हैं। कला के विभिन्न माध्यमों की पुनर्व्याख्या मतलब दोबारा से व्याख्या भी की गई है। महाभारत की कहानियों को केवल पढ़ा या सुना ही नहीं गया, बल्कि मूर्तिकला, चित्रकला, नाटकों, लोक नृत्यों और आधुनिक समय में टेलीविज़न व सिनेमा जैसे माध्यमों द्वारा बार बार नए तरीक़ों से प्रस्तुत किया गया है। इसमें ये नहीं है कि बस संस्कृति में महाभारत को लिख दिया तो ऐसा था। आप अभी जाके आप अपना फ़ोन में भी देख लेना, महाभारत करके वो भी दिखता है ना। जब फ़ोन नहीं था
ठीक है। पहले के टाइम में इतने जब ये सारे फ़ोन नहीं थे तब क्या होता था, नृत्य होता था, उसके द्वारा वो बताते थे, कोई राम बनता था, कोई सीता बनते थे, है ना। और लोक कथाओं में भी इनका जिक्र है। चित्रकला से बताया जाता था, मूर्तिकला, मूर्तियाँ बनाना, ठीक है। माध्यम द्वारा बार बार कलाकारों ने हर युग में समकालीन समाज की समस्याओं को दिखाने के लिए महाभारत के प्रसंगों का उपयोग किया। किस समाज की समस्या दिखाने के लिए क्या करा था, महाभारत का उपयोग किया गया। कि हर प्रॉब्लम का बहुत बोलते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना हो तो महाभारत पढ़ो, ये सारी चीज़ें करो, ये सारी चीज़ें के लिए ही महाभारत लिखी गई थी। सदा प्रासंगिक रहने वाला नैतिक द्वंद्व, इसमें क्या है, सदा प्रासंगिक मतलब हमेशा ही ये महाभारत बनी हुई है। इस ग्रंथ की गतिशीलता का एक बड़ा कारण इसमें उठाए गए नैतिक और सामाजिक प्रश्न है कि नैतिक और सामाजिक, जो समाज के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये मेन है। चाहे वह कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का विषाद हो या द्रौपदी का प्रश्न, द्रौपदी का जो चीरहरण है इसका भी प्रश्न है। और अर्जुन ने जो चीज़ें करी है, अर्जुन कृष्ण जी ने, ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो हर युग के मनुष्य को सोचने पर मजबूर करती है। भगवत गीता के उपदेश आज के आधुनिक युग में उतने ही प्रासंगिक है जितने सदियों पहले थे। कि मतलब आज तक ये पुराना नहीं हुआ, ठीक है। आज भी आप महाभारत देखो, आप द्रौपदी का चीरहरण देखो, है ना, और या फिर आप कृष्ण जी के उपदेश देखो, ठीक है, जो वो अर्जुन को देते हैं। कर्ण का युद्ध देखो, जो अर्जुन और कर्ण का हो रहा था, सारी चीज़ें आज भी उतनी ही वो है कि आज भी उतना ही देखने का मन करता है। एक मिनट। हाशिए की समाज द्वारा पुनर्रचना की दोबारा जो रचना होती है। आधुनिक काल में कई प्रगतिशील लेखकों ने समाज के शोषित या उपेक्षित पात्रों जैसे एकलव्य, कर्ण, द्रौपदी या निषादी की दृष्टिकोण से महाभारत की कहानियों को दोबारा लिखा। कि काफ़ी लेखक है जो महाभारत की जो कहानी है उसको दोबारा लिखा है, ठीक है। उदाहरण के लिए महाश्वेता देवी की लघु कथा कुंती और निषादी ब्राह्मणी पाठ की चुप्पी को चुनौती देती हुई शोषित की आवाज़ उठाती है कि इनकी चीज़ें बताती है, ठीक है। ये क्योंकि पहले का जो टाइम था उसमें आपने 11th में भी देखा होगा, पहले के जो टाइम थे उसमें यही था कि अपनी अपनी चीज़ें लिख देते थे, जैसे आज के टाइम में भी होता है। तो ये जो महाश्वेता देवी थी उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि वगैरह क्या करते थे। एक मिनट। नए साक्ष्यों से ऐतिहासिक संबंध। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खोजें जैसे बीबी लाल द्वारा हसीनापुर का उत्खनन ने इस ग्रंथ और भौतिक साक्ष्यों के बीच, साक्ष्य क्या होता है, प्रूफ, ठीक है, के बीच एक नया ऐतिहासिक संबंध शुरू किया। खुदाई में मिले घरों और मिट्टी के बर्तनों की तुलना महाभारत में बढ़ित महलों से करके इतिहासकार आज भी इस ग्रंथ की नई व्याख्या खोज रहे हैं। कि जो खुदाई के टाइम जो चीज़ें मिलती है, जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता भी देखा होगा, है ना, खुदाई के टाइम ईंटें मिली थी। खुदाई के टाइम पे जो चीज़ें मिलती है, जैसे अभी एक समुद्र के नीचे बताया जाता है कि वहाँ पे उनकी वो थी, कृष्ण नगरी थी, है ना, कृष्ण जी की। तो ऐसे ही है कि खुदाई के टाइम जो इनके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, वो से इतिहासकार जो होते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि ये सारी चीज़ें महाभारत की हैं। ब्राह्मणीय ग्रंथों में वर्णित आदर्श सामाजिक व्यवस्था, वर्ण और जाति आधारित नियमों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। समाज के किन वर्ग शासकों ने इन नियमों को चुनौती दिया, इनका उल्लंघन किया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि 4 वर्ण थे। एक मिनट। पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, लिखा ही जा रहा, फिर क्या बोलते हैं, लास्ट में तो शूद्र थे, ठीक है, और यहाँ वैश्य थे थर्ड पे, ठीक है। और तीनों का काम था, ये पूजा पाठ करते थे, ये जो
क्षत्रिय थे ये युद्ध वगैरह करते थे, ठीक है, मतलब एक तरह से जो समाज था उसे बचाते थे लड़ बड़ के। जैसे आपका कोई देश है, कोई राज्य है, ठीक है, वहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति आके युद्ध वगैरह ना छेड़ दे, इन सारी चीज़ों से लोगों को बचाते थे। वैश्य क्या करते थे, वो व्यापारी का काम करते थे, ठीक है, बिजनेस वगैरह खोलते थे। शूद्र इन तीनों की सेवा करते थे। तो ऐसे ये वर्ण बटे हुए थे। अब मिटा दो थी, रुक जाओ। अब इनको यही 4 वर्ण का बताया गया है और ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है। 1 मिनट। धर्मशास्त्रों और धर्म सूत्रों के अनुसार ब्राह्मणों ने समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक आदर्श 1 मिनट सामाजिक ढांचा तैयार किया कि अच्छे रूप से समाज चल सके, ठीक है, समाज में सारी चीज़ें सही हो। जिस वर्ण और जाति व्यवस्था कहा जाता है कि जाति व्यवस्था जो आज के टाइम में भी जाति वगैरह, लेकिन आज के टाइम में इतने वर्ण नहीं है, ठीक है, परंतु ये व्यवस्था पूर्ण रूप से सर्वमान्य नहीं थी, कि मतलब बहुत लोग विरोध ही करते थे और इसे कई स्तरों को चुनौती मिली। अब आप देख चुकिए। देवी और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मणों ने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधार पर समाज को 4 वर्ण, जैसे मैंने अभी 4 वर्ण आपको बता दिए, में विभाजित किया और इसकी एक देवीय व्यवस्था बताया, ठीक है, कि देवी व्यवस्था है। इस व्यवस्था का सबसे कड़ा नियम ये था कि किसी भी व्यक्ति का सामाजिक स्थान, उसका व्यवसाय पूरी तरह से उसके जन्म से तय था। कि आप अगर किसी पंडित के घर पे पैदा हो गए तो आप पूजा पाठ ही करेंगे, ठीक है। कोई अगर क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, वो बस युद्ध वगैरह के काम ही कर रहा है, रक्षा ही करेगा, ठीक है। कोई वैश्य है तो वो क्या कर रहा है, वो व्यापारी वगैरह करेगा, और जो शूद्र है वो इन तीनों की सेवा करेगा, ठीक है। मतलब जन्म की चीज़ों पे ही इन लोगों ने निर्धारित कर दिया। अगर शूद्र अगर लड़ना वड़ना चाहता है, उसका अगर है कि हाँ वो प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सकता, ऐसे में था इनका। अगर वैश्य पूजा पाठ करना चाहता है, लेकिन अगर वो वैश्य है तो नहीं करने दिया जाता था। तो जन्म के हिसाब से ही चीज़ें दी थी इन लोगों ने, जिसे वह अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता था, कि हम अपनी इच्छा से बदल ही नहीं सकते। जैसे आज का टाइम है ना, कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को कुछ बनना है, ठीक है, अपने हिसाब से आप बन सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। बड़ों के लिए निर्धारित कठोर जीविकाएं। ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार बड़ों का काम अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, ठीक है, कि पूजा पाठ ये सारी चीज़ें हुई। क्षत्रियों का काम जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, न्याय करना, युद्ध, सुरक्षा, ठीक है। वैश्य का काम क्या हो गया, कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार, मतलब पैसे का चीज़ें करते थे, है ना। जबकि शूद्र का एकमात्र काम इन तीनों उज्ज्वलों की सेवा करना था और कोई काम ही नहीं था इनका। इस व्यवस्था में को किसी भी प्रकार के धार्मिक या आर्थिक अधिकार नहीं थे, कि कोई भी अधिकार ही नहीं दिया इन लोगों को। बताओ, यह क्षत्रिय शासकों द्वारा चुनौती। ब्राह्मण नियमों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, कि मतलब वो ही राजा बनने के लायक है इनके हिसाब से। 1 मिनट। परंतु इतिहास में कई शक्तिशाली शासकों ने इस नियम को पूरी तरह से ध्वस्त, कि मतलब पूरी तरह से ही वो कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोग होते हैं ना जो कि सही चीज़ भी है। उदाहरण के लिए मौर्य वंश के शासकों को परंतु निम्न कुल का बताते थे, कि ये निम्न मतलब छोटा कुल है, ठीक है। जबकि शुंग और कड़व शासक स्वयं ब्राह्मण थे, कि मतलब ये स्वयं पंडित थे, जिन्होंने शस्त्र उठाकर राज सत्ता संभाली थी। कि मतलब पंडित हो गए, वो वाला काम नहीं करा और क्या करा, सत्ता संभाली, ठीक है। मलेच्छ और विदेशी शासकों का प्रवेश ये भी यहाँ पे आए थे। मध्य एशिया से भारत आए शक शासकों को उन्होंने द्वारा मलेच्छ मतलब विदेशी या बर्बर, कि मतलब जो विदेशी लोग आते थे वो कहा गया था। इसके बावजूद शक राजा रुद्र दामन ने न केवल संस्कृति भाषा को अपनाया, बल्कि सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार करवाकर खुद को भारतीय संस्कृति में स्थापित किया, ठीक है, जिसे को भी स्वीकार करना पड़ा, कि क्योंकि यही सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, तो ये लोग स्वीकार करना ही पड़ा था। सातवाहन शासकों द्वारा गोत्र नियमों का उल्लंघन। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सातकनी ने खुद को अनोखा कहा कि मैं एक अनोखा ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और दावा किया कि उसने वर्ण संकरता वर्णों के मिश्रण को रोका है, कि उन्होंने ये जो 4 जो बटे हुए थे इनको रोका था इन्होंने। परंतु वास्तव में सातवाहनों ने स्वयं ने
गोत्र नियमों का उल्लंघन किया था, कि ये नियमों का उल्लंघन मतलब एक तरह से वो स्वीकार न करना, ये मान के चलो। उनकी रानियों ने विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र नहीं बदला और उन्होंने गोत्र के बाहर विवाह करने की बजाय अंतर्विवाह अपने ही बंधुओं में विवाह की पद्धति अपनाई। कि ये था कि मतलब अपने ही जात के अंदर विवाह भी कर लिया, और गोत्र जो होता नहीं है कि लड़कियां शादी के बाद अपना गोत्र बदल देती है, अपना सरनेम बदल देती है। पति पहले पापा के नाम का सरनेम होता है, फिर पति के नाम का हो जाता है। ऐसा इन्होंने इनकार कर दिया था, ठीक है। व्यावसायिक जातियों की आत्मनिर्भरता। समाज में कई ऐसे समूह थे जो व्यवस्था के चारों खांचों में फिट नहीं बैठते थे, उन्हें जाति कहा गया, ठीक है। जो इन चारों में नहीं आते थे उन्हें जाति कहा गया। इन जातियों ने जैसे मंदसौर के रेशम बुनकर अपने संगठन या बना लिए, अपने अपने संगठन बना लिए थे। ये आर्थिक रूप से इतनी शक्तिशाली थी कि मतलब काफ़ी मजबूत थी आर्थिक रूप से, कि वे ब्राह्मण नियंत्रण से मुक्त होकर अपने सामाजिक और धार्मिक कार्य जैसे सूर्य मंदिर का निर्माण स्वयं संचालित करती थी। क्योंकि देखो, अगर कोई अमीर है तो उसे इतना सुनने की ज़रूरत नहीं होती, आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो ये लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे, इसलिए इन्हें उनकी उतनी ज़रूरत थी ही नहीं। बौद्ध और जैन धर्म में सैद्धांतिक विरोध। ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था को सबसे बड़ी और संगठित चुनौती बौद्ध धर्म से मिली। इन्होंने सबसे ज़्यादा चुनौती दी। बौद्धों ने जन्म आधारित सामाजिक प्रतिष्ठा को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने मध्यम निकाय जैसे ग्रंथ में ये तर्क दिया कि केवल आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। ये एक शूद्र के पास धन हो तो उच्च वर्ण के लोग भी उसकी सेवा करेंगे। इन्होंने क्या किया, अगर कोई शूद्र वर्ग है उसके पास पैसे वगैरह है ना, है, ठीक है, तो क्षत्रिय हो, वैश्य हो या ब्राह्मणी हो, आपको कुछ भी हो, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। या फिर ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे इसमें जाति के लिए था, जन्म के हिसाब से था। आरंभिक भारतीय समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में संपत्ति और आर्थिक संसाधनों पर अधिकार के क्या नियम थे, कि मतलब किसका क्या क्या अधिकार था, ठीक है। लैंगिक का भी देखेंगे आधार, मतलब पुरुष और स्त्री वर्ण के आधार पर समाज में मौजूद आर्थिक विषमताएं की विस्तृत विवेचना की है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लॉन्ग हो गए। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं कि संपत्ति पे किसका अधिकार था, ठीक है। आर्थिक जो संसाधन होते हैं आपके पिता के, उन पे किसका अधिकार था, ठीक है। अब हम ये देखेंगे आरंभिक भारतीय समाज में संसाधनों और संपत्ति पर नियंत्रण के नियम सामाजिक प्रतिष्ठा और वर्ण व्यवस्था से गहराई से जुड़े हुए थे। इसके कारण समाज में गंभीर आर्थिक असमानताएं व्याप्त थी, कि एक तो वर्ण से जुड़ा हुआ और एक मतलब पुरुष और स्त्री से जुड़ा हुआ, इसलिए काफ़ी आर्थिक असमानता है, ठीक है, कि मतलब समानता नहीं थी। पैतृक संपत्ति पर पुरुषों का एक अधिकार, धर्मशास्त्र एक अधिकार मतलब कि पुरुष का ही अधिकार है। धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसकी पूरी संपत्ति, मतलब क्या क्या ज़मीन है, क्या क्या गाय है, भैंस है, मतलब क्या क्या पशु है, कितने पैसे थे उनके पापा के पास, ठीक है, ये केवल पुत्रों का ही कानूनी अधिकार होता था, ठीक है। एक मिनट, मतलब क्या है कि पिता के बाद पिता की संपत्ति पे किसका अधिकार है, लड़कों का ही है, लड़कियों का नहीं था, पर केवल उसके पुत्रों का ही कानूनी अधिकार होता था। इस संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्रों में समान रूप से किया जाता था, कि मतलब अगर 2 पुत्र है और अगर 4 खेत है तो 2-2 दे दिए जाएंगे, ठीक है। परंतु शेष पुत्र सबसे बड़े बेटे को एक विशेषभागी या विशेष हिस्से का अधिकार प्राप्त था, कि मतलब एक बड़ा हिस्सा जाएगा ही, जो सबसे मतलब जो पहले पैदा हुआ होगा, ठीक है, जो घर का बड़ा बेटा होगा उसको ज़्यादा ज़मीन दी जाती थी। स्त्रियों का संपत्ति के अधिकारों से वंचन। सामान्य तौर पर महिलाओं को पैतृक संसाधनों में किसी भी प्रकार के हिस्से का अधिकार नहीं था, कि मतलब औरतों को पिता की संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था, बस बेटों को ही था। मनुस्मृति में मतलब मनुस्मृति क्या होती है, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई है। में महिलाओं को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि वे अपने पति की अनुमति के बिना परिवार की संपत्ति या अपने स्वयं के लिए भी धन का गुप्त संचय न करेगी, मतलब अपने लिए कोई पैसे बचा ही नहीं सकता था, ठीक है ना। परिवार से उन्हें संपत्ति मिलती थी, क्योंकि बेटों को मिलती थी, बेटा अपना ही देखता था, है ना, मतलब अपना ही नहीं, एक तरह से आप देख सकते हो कि बेटे जो होते थे
उनको संपत्ति मिली, बेटियों को मिली ही नहीं, ठीक है, और शादी हो जाती थी, तो पति की संपत्ति है, पत्नी की तो है ही नहीं, और वो गुप्त रूप से मतलब छुपाकर पैसे रख तक नहीं सकती थी। इसके लिए वो क्या बोलते हैं, इन्हें चेतावनी दी गई थी। स्त्री धन का सीमित अधिकार, महिलाओं को केवल विवाह के समय मिलने वाले उपहारों जैसे अग्नि के समक्ष या विदाई के समय, जो मतलब जो शादियां नहीं होती, मिले आभूषण और वस्त्र पर ही अधिकार थे, कि जो साड़ियाँ मिली है, जो गहने वगैरह मिल रहे हैं, उन पे ही अधिकार था, उन पे ही उनका हक था, जिसे स्त्री धन कहा जाता था, कि वो स्त्री धन था, मतलब इन पे स्त्री का ही हक है, इस पे उनका पति का, उनके सास ससुर किसी का अधिकार नहीं होता था। इस धन पर उनकी संतानों का अधिकार होता था, ठीक है, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों का अधिकार है, और पति इस पर दावा नहीं कर सकता था, परंतु ये पुरुषों की विशाल संपत्ति के सामने बहुत सीमित था। क्योंकि देखो, जो विदाई के टाइम जो चीज़ें मिलती है वो बस कपड़े हो गए और गहने हो गए, और तो कुछ मिलता नहीं था, ठीक है। और जो पुरुष होते थे, जो बेटे होते थे, उनको संपत्ति दी जाती थी, कि मतलब किसान मतलब खेती भी दे रहे, पशु भी दे रहे, है ना, ये सारी चीज़ें उन्हें मिलती थी, भूमि वगैरह, और यहाँ तक कि पैसे वगैरह, धन वगैरह भी देते थे। तो इनके बहुत छोटा था इनका स्त्री धन जो है, काफ़ी छोटा था। स्त्रियों के पास उतने पैसे थे ही नहीं, देते ही नहीं थे ये लोग। उच्च वर्ग की महिलाओं के अपवाद, हालांकि सामान्य स्त्रियां संपत्ति विहीन थी, परंतु समाज के उच्च या शासक वर्ग की महिलाओं में कुछ अपवाद भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पास अपनी भूमि थी, कि उनके पास अपनी जमीन थी, और उसने भूमि दान भी किया था, कि भूमि दान मतलब अपनी भूमि किसी को दे देना, अपनी जमीन किसी को दे देना, ठीक है, जो दर्शाते हैं कि उच्च वर्ग की रानियों के पास आर्थिक स्वायत्ता थी, तो पैसों के मामले में आज़ादी थी एक तरह से, ठीक है, ये सारे उनके अधिकार थे, उनके मतलब पिताजी ने उनको दिया होगा। जो ये तो हो गया। वर्ण आधारित आर्थिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था के नियम सीधे तौर पर आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करते थे, ठीक है, कि पुरुषों को ये सारी जमीन मिल रही और स्त्री को स्त्री धन ही मिलता था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समाज में सबसे समृद्ध माना जाता था, क्योंकि उन्हें कर वसूलने, दान लेने और भूमि पर नियंत्रण का अधिकार था। इनको सबसे ऊंचा मानते थे, क्योंकि ये लोग कर मतलब किसान जो कर देते हैं नहीं, टैक्स जो दिया जाता है वो वसूलते थे, ठीक है, दान लेते थे, भूमि जो होती थी उन पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल भी इनका ही होता था। वैश्यों को व्यापार और कृषि के माध्यम से धन कमाने की अनुमति दी, कि जो वैश्य थे वो व्यापार कर सकते थे, अपना जैसे दुकान खोल लिया या कुछ भी खोल लिया, ठीक है, व्यापार कर सकते हैं, और कृषि जो होती है उसके उधर से पैसे कमा सकते हैं, जिससे वह भी संपन्न है, ठीक है, वैश्य भी संपन्न थे। शूद्रों और दासों की स्थायी निर्धनता, सामाजिक सबसे नीचे मौजूद शूद्रों और चंडालों के पास संपत्ति अर्जित करने का कोई वैध साधन नहीं था, क्योंकि इनको कोई काम दिया ही नहीं गया, और ये लोग जन्म के हिसाब से काम देते थे। उनका काम केवल सेवा करना था, कि इन तीनों की सेवा करो, जिसके बदले उन्हें नाम मात्र का भोजन या वस्त्र मिलते थे, कि खाने के लिए 2 वक्त का खाना दे देगी और कपड़े दे देगी, कि जितनी ज़रूरत है उतने ही, जैसे मान लो 2 कपड़े में ही 1-2 महीना निकल सकता है तो उतना ही दे देगी, ऐसे में थे। ब्राह्मण नियम ये सुनिश्चित करते थे कि ये वर्ग हमेशा निर्धन बने रहे, ताकि उच्च पर उनकी निर्भरता बनी रहे। मतलब कितनी बेकार बात है ये देखा जाए तो, कि ये अगर हमेशा गरीब होगा तो ये निर्भर हो पाएगा इन तीनों पे। बौद्ध धर्म द्वारा संपत्ति की सामाजिक दृष्टिकोण, कि बौद्ध धर्म समाज को एक तरह से कैसे देखते थे, ठीक है, कि संपत्ति वगैरह पे किसका हक होना चाहिए। बौद्ध ग्रंथों ने समाज में मौजूद इस आर्थिक विषमता को स्वीकार किया, लेकिन इसके प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं के संगठन, जो संगठन मतलब काफ़ी लोग ग्रुप में नहीं होते, में प्रवेश करते ही व्यक्ति को अपनी सारी संपत्ति और सामाजिक पहचान छोड़नी पड़ती थी, जिससे संघ के भीतर सभी बराबर हो जाते थे। कि कोई अगर इस संघ में आएगा, कोई अगर बौद्ध धर्म अपनाएगा या बौद्ध क्या आश्रम जाएगा या ये वो सारी चीज़ें करेगा, तो उन्हें क्या है, अपनी पहचान वो छोड़ते थे, कि क्या उनका सरनेम है, क्या वो क्षत्रिय है, क्या वो शूद्र है, ये सब छोड़ते थे, ठीक है। सेकंड वो लोग क्या छोड़ते थे, अपनी सारी ज़मीन छोड़ देते थे, ठीक है। इतिहासकार किसी प्राचीन ग्रंथ जैसे
महाभारत का विश्लेषण करते समय किन किन प्रमुख तत्व जैसे भाषा, काल, लेखक, श्रोता पर विचार करते हैं। बीबी लाल द्वारा किए गए हस्तिनापुर के उत्खनन के साक्ष्यों के आलोक में इस ग्रंथ के ऐतिहासिक की समीक्षा कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए हैं। इतिहासकार जब किसी प्राचीन ग्रंथ, अब इसमें क्या पूछा गया है कि प्राचीन ग्रंथ का विश्लेषण करते टाइम किन किन चीज़ों का विचार करते थे कि भाषा सरल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, काल भी देखते थे, किन किन लेखकों ने लिखा है, क्योंकि जैसे महाभारत देखा तो एक लेखक नहीं थे, काफ़ी लेखकों ने लिखा था, वो कितने टाइम तक चला था, ये सब कुछ लिखना होता है। तब हम इसका आंसर देखेंगे। इतिहासकार जब किसी प्राचीन ग्रंथ को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वह उसकी गहन जांच करते हैं कि एकदम कि मतलब कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना लिख दी जाए। महाभारत के संदर्भ में इतिहासकारों का विश्लेषण बीबी लाल की खोज की मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। ग्रंथ की भाषा और प्रकार का विश्लेषण। इतिहासकार सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में है, कि मतलब हिंदी में है, संस्कृत में है। महाभारत का जो रूप आज हमारे पास है वह सरल संस्कृत में है। जो हमें आज के टाइम में महाभारत देखने को मिलती है वो सरल मतलब काफ़ी इजी संस्कृत में, ठीक है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये वेदों की कठिन संस्कृत से अलग है, कि वेदों में जो संस्कृत लिखी गई है उससे काफ़ी अलग है और इसे आसानी से समझा जा सकता है, कि आप काफ़ी आसानी से महाभारत समझ सकते हैं। इसके साथ ही ग्रंथ के प्रकार, कथा और जो उपदेश दिए जाते हैं, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जो उपदेश दिए थे, ठीक है, पर भी विचार किया जाता है, इन पर भी सोचा गया है। लेखक और उनके दृष्टिकोण की जांच। इतिहासकार ये जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रंथ को किसने और किस दृष्टिकोण से लिखा, कि मतलब किसने लिखा और उनके क्या चीज़ें थी, वो कैसा नज़रिया रखते थे। महाभारत की मूल कथा भाट सारथियों सूतों द्वारा रची गई, ठीक है, जो युद्ध के मैदान में क्षत्रिय की विजय कथाएं गाते हैं कि इनकी विजय होनी चाहिए। बाद में लगभग 500 ईसा पूर्व से ब्राह्मण ने इस पर अपना नियंत्रण कर लिया, ठीक है। इस टाइम पे इन लोगों ने इन पे अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया और इसे धार्मिक और सामाजिक नियमों के रूप में लिखना शुरू किया, कि मतलब समाज के क्या क्या नियम होने चाहिए, धार्मिक धर्म के क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान। किसी भी ग्रंथ की रचना करते समय लेखक अपने पाठकों या सुनने वाले श्रोता जो होता नहीं है, एक तरह से वो लिसनर मान लो, श्रोताओं की पसंद और मानसिक स्थिति का ध्यान रखते थे, कि मतलब लोग या उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इतिहासकार इस बात का आकलन करते हैं कि उस कालखंड के समाज में किन विचारों को पसंद किया गया, कि किस काल, मतलब जैसे अभी है, अभी जैसे 2026 चल रहा है ना, तो इस टाइम लोग हैं उन्हें क्या क्या पसंद आ रहा है, तो वही आप देखना वही आता है फ़ोन वगैरह में, तो ऐसे ही थे। और ग्रंथ ने लोगों के विचारों को कितना प्रभावित किया, कि कौन सा ग्रंथ कौन से लोग हैं उनके विचारों को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, कि मतलब कितने लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में फ़ोन वगैरह का देखो है ना, कि कौन से लोग कैसे कंटेंट पे जाते हैं, तो वैसे ही है कि इस ग्रंथ में यही बताया गया है कि किस ग्रंथ को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे। ग्रंथ का कालक्रम, रचना काल, कि किस टाइम लिखा गया है। महाभारत जैसी विशाल रचना का काल निर्धारण करना एक बड़ी चुनौती रही है। इतिहासकारों के अनुसार उसका रचना काल लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, लगभग 1000 वर्ष, ये पहले भी बताया था मैंने, तक माना जाता है, ठीक है। जैसे समय समय में पर श्लोक और अध्याय जुड़ते चले गए, कि समय समय उस पर लोग अपनी अपनी चीज़ें जोड़ते चले गए, ठीक है, लेखकों ने चीज़ें जोड़ी। बीबी लाल द्वारा हस्तिनापुर का उत्खनन 1951 से 52 में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में खुदाई की। मेरठ जिले में यहाँ पे खुदाई करना स्टार्ट हुआ। ये स्थल गंगा के ऊपरी दोआब क्षेत्र में स्थित है, जो महाभारत में वर्णित कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर से मेल खाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे महाभारत की चीज़ें मिलेगी। पुरातत्व, साक्ष्य और सामाजिक विषमता। खुदाई में बीबी लाल को 5 अलग अलग स्तर आबादी के चरण मिले। इसके दूसरे और तीसरे साक्ष्य महाभारत के काल के सामाजिक जीवन से जुड़ते हैं, कि महाभारत के काल का सामाजिक जीवन की समाज में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उससे जुड़ते हैं। यहाँ मिले जो घर की जो दीवारें थी कच्ची ईंट सिरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर जो प्लास्टर नहीं होता किया गया था, जो महाकाव्य में बढ़ित महलों की तड़क भड़क की काफ़ी अलग
और साधारण थी, कि मतलब महाभारत में कैसे महल वगैरह दिखाते हैं, और जब इन्होंने हस्तिनापुर की खुदाई इसलिए करी थी कि महाभारत के साक्ष्य मिली, ठीक है, प्रूफ वगैरह मिले, है ना वहाँ पे। तो इन्हें क्या 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 मिल रहा है, कच्ची ईंट मिल रहे हैं, मिट्टी के प्लास्टर वो मिल रहे हैं, ठीक है, इनसे हुआ, और तड़क भड़क इतनी ही नहीं थी, मतलब सिंपल सी चीज़ें मिली थी। निष्कर्ष, इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत की पूरी कथा को पूरी तरह काल्पनिक नहीं कहा जा सकता, कि मतलब पूरी तरह ये काल्पनिक, मतलब ये नहीं कि विचारों से ही बनाई गई है, लेकिन इसमें महलों और नगरों को अतिशयोक्तिपूर्ण, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है कि महल ऐसे थे, महल ऐसे थे। पीवी लाल के साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि ये ग्रंथ एक वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र और वास्तविक समाज पर आधारित है, कि क्या क्या भौगोलिक क्षेत्र और समाज कैसा था, इस सारी चीज़ों पर आधारित है, जिसे कवियों ने अपनी कल्पना से एक भव्य रूप दे दिया। जिसे जो कवि थे उस टाइम पे, जो कवि लिखे, वो अपने भव्य, मतलब होता नहीं, आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो, उसी चीज़ से कहानी बना दी, ठीक है, और ऐसे में कि बढ़ा चढ़ा कर बताइए। ओके स्टूडेंट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए और क्वेश्चंस करवाऊँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगी इसका। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।